गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने फ्लाईव्हील क्या होता है, कैसे वर्क करता है और किस टर्निंग मोमेंट डायग्राम, फोर स्ट्रोक इंजन का, डबल एक्टिंग सिलेंडर का, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। कैसे इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं कैसे यूज़ करते हैं, सी एस क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, ये सारी चीज़ें सी एस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ठीक है। यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कितनी एनर्जी एक फ्लाईव्हील में स्टोर होती है, उसके फंक्शनिंग के अलाउंग उसके में कितनी एनर्जी स्टोर होती है। डेल्टा ई मैक्स अपॉन आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस या पाई स्क्वायर बाई 900 एम के स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू सी एस, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। ये भी देख लिए थे कि अगर कहीं भी हमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम साइन थीटा कॉस थीटा का अगर जनरल एक मोशन दे रहा है तो अगर हमें उसका पीरियड निकालना, उस साइकिल का पीरियड निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब यहाँ पे हमारी बात आती है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील मल्टी सिलेंडर इंजन। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो हम क्या पढ़ रहे थे, सिंगल सिलेंडर की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है वो मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करनी है, ठीक है, मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करनी है, ठीक है। तो कहता क्या है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन कॉन्सेप्ट केम इनटू पिक्चर टू इंक्रीज द पावर एज वेल एज टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर so that fluctuation in the cycle can be decreased up to certain limit. Therefore, requirement of flywheel can be suppressed up to a certain limit, and this concept play a very important role in the area of balancing. देखो मल्टी सिलेंडर इंजन का कॉन्सेप्ट आया क्या, जैसे कोई भी हम एक सिलेंडर है, हमें पता है कि एक सिलेंडर में इंटर साइकिल फ्लक्चुएशन की वजह को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं इंटर साइकिल फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करने के लिए, इंटर साइकिल फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करने के लिए हम फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हम मल्टी सिलेंडर यूज़ करते हैं तो जैसे कि मल्टी सिलेंडर यूज़ करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि मल्टी सिलेंडर में सारे के सारे जो भी, मल्टी सिलेंडर का मतलब क्या होता है, जहाँ भी एक से ज़्यादा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक से ज़्यादा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, हम उसे कहते हैं मल्टी सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है। मल्टी सिलेंडर हम उसे कहते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। फिर अब ये बात आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इनटू अ पिक्चर टू इंक्रीज द पावर एज वेल एज टू इंक्रीज यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर सो दैट फ्लक्चुएशन इन द इंजन कैन बी डिक्रीज्ड, ठीक। ये तो समझ में आता है कि अगर एक इंजन है, अगर वो 10 किलोवाट की पावर दे रहा है तो हो सकता है 4 इंजन अगर हम लगाते हैं सेम कैपेसिटी की तो हमें 40 किलोवाट की पावर देगा, ठीक। ये तो समझ में आता है कि पावर तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन वो कैसे फ्लक्चुएशन को डिक्रीज़ करता है ये बात समझ में नहीं है। फ्लक्चुएशन हाउ इट डिक्रीजेज फ्लक्चुएशन, ये बात नहीं समझ में आई। तो ये ऐसे होता है, देखो जब भी हम मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करते हैं तो जो उनकी क्रैंक, हर एक सिलेंडर का जो क्रैंक है उसकी पोजीशन चेंज होती है। मतलब अगर हम ये देखें, डायग्राम देखें, थीटा, अगर कोई एक क्रैंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, ये पहले क्रैंक है, मान लो ये पहले इंजन का क्रैंक है, तो दूसरा क्रैंक हो जो होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा, उससे 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगा, फेज उसका अलग होगा। कोई तीसरा होगा, ये दूसरा हो गया, ठीक, जो तीसरा होगा उससे 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगा, ठीक है, 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगा। इस तरीके से तो होता क्या है कि जब हम इसको 90 डिग्री या 180 डिग्री, हर एक से 90 डिग्री पे अगर हम फेज डिफरेंस पे रखते हैं तो होता क्या है कि ये होगा कि जिस स्ट्रोक में अगर पहले
जैसे पहला इंजन सिलेंडर कंसीडर करते हैं, तो ये हो सकता है, इसकी वजह से होता क्या है कि जिस स्ट्रोक में पावर सक्शन हो रहा है, मतलब एग्जॉस्ट कंप्रेशन और तुम्हारा सक्शन स्ट्रोक में जहाँ पे पावर टी मीन से कम मिल रहा है, पहला सिलेंडर दे रहा है, उस केस में क्या होगा, हो सकता है सिलेंडर 2 या सिलेंडर 3 या सिलेंडर 4 में से कोई ऐसा होगा कि सेम उसी टाइम पे उसका वहाँ पे पावर रेंज हो। ठीक है, सेम उसी टाइम पे उसका हो सकता है वहाँ पे पावर रेंज हो। तो क्या होगा कि एक सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर से तो हमें अगर ये टी मीन लाइन है, अगर हम पूरे इंजन की बात करते हैं, एक सिलेंडर से तो हमें नीचे की ओर पावर मिल रहा है, लेकिन हो सकता है दूसरा कोई सिलेंडर होगा जहाँ से हमें टी मीन के ऊपर का पावर मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमें जो फ्लक्चुएशन है, नहीं ये एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि हमें एकदम एग्जैक्ट टी मीन लाइन में टी मीन टॉर्क मिले, नेट टॉर्क जो हमारा टी मीन है, लेकिन ये जो फ्लक्चुएशन है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। मान लो अगर ये -70 डिग्री और ये प्लस पॉजिटिव 50 डिग्री है, तो हमारा फ्लक्चुएशन -20 पे आ गया। तो जब धीरे धीरे फ्लक्चुएशन जब धीरे धीरे मल्टी सिलेंडर यूज़ करने की वजह से जब वो कम होगा, तो आखिर हमारा फ्लाईव्हील काम करता है क्या है, जब हमारा फ्लक्चुएशन रिड्यूस पहले से हो गया, तो फ्लाईव्हील का जो वेट है, फ्लाईव्हील की जो इनर्शिया है वो कम हो जाएगी, फ्लाईव्हील की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत सप्रेस हो जाएगी। तो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर सिंगल सिलेंडर में जो हम फ्लाईव्हील अगर हम मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि 50 kg का फ्लाईव्हील हम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है अगर से मल्टी सिलेंडर जब उसी रिक्वायरमेंट के लिए अगर हम मल्टी सिलेंडर का यूज़ करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे हमें फ्लाईव्हील की जो इनर्शिया होगी, हो सकता है 20-30 किलो सही हो जाए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पावर तो इंक्रीज़ करते हैं, इंजन की पावर तो हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, इंजन की पावर भी इंक्रीज़ करते हैं मल्टी सिलेंडर, प्लस हम फ्लक्चुएशन को भी डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा मल्टी सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। वहीं यहाँ पे लिखा है। और दूसरी चीज़ आती है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग, मल्टी सिलेंडर बैलेंसिंग में कैसे यूज़फुल होते हैं, वो जब हम बैलेंसिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आएगा कि बैलेंसिंग में कैसे यूज़फुल होते हैं मल्टी सिलेंडर, ठीक है। अभी इसको पढ़ना सही नहीं होगा क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक। तो मल्टी सिलेंडर इंजन कॉन्सेप्ट came into a picture to increase the power as well as to increase uniformity of power, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, जब फ्लक्चुएशन कम होगा तो अगर हम एवरेज देखेंगे तो हो सकता है हमें मीन टॉर्क पूरे एक साइकिल के दौरान मीन टॉर्क का एवरेज टॉर्क हमें मिलता रहेगा। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पावर so that fluctuation in the engine can be decreased up to certain extent. Therefore, requirement of flywheel can be suppressed up to certain limit, and this concept is also play very important role in the area of balancing. बैलेंसिंग में होता क्या है, जब भी जैसे होता क्या है बैलेंसिंग में, जब हम बैलेंसिंग पढ़ते हैं तो एक चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, बस सीधी सी बता देता हूँ। जैसे किसी भी इंजन में कुछ पार्ट्स जो होते हैं रोटेटिंग होते हैं, जैसे क्रैंक हो गया, और कुछ होते हैं रेसिप्रोकेटिंग, जैसे पिस्टन सिलेंडर, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ आती है, एक तो तुम्हारा रोटेटिंग होता है, रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं किसी भी इंजन में, और दूसरे होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। तो होता क्या है कि हम जो रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेस होती हैं, ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं, वही फोर्सेस होती हैं जो अनबैलेंस्ड रह जाती हैं, ठीक है, जिनको बैलेंस करना नहीं होता है। तो हम अगर कोई अनबैलेंस फोर्सेस, अगर रोटेटिंग अनबैलेंस फोर्सेस है, हम उसको तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग अगर कोई फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। यही अनबैलेंस फोर्सेस आगे चल के हमें वाइब्रेशन जो होता है गाड़ियों में, जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है, यही अनबैलेंस फोर्सेस हैं जो वाइब्रेशन देती हैं, ठीक है। तो इसी अनबैलेंस फोर्सेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम डिफरेंट तरीके के मासेस वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए तभी देखा होगा कि हम
जो सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर क्या है, हम 120 डिग्री पे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ताकि ये पूरी तरह इससे भी जो फोर्सेज आए, अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक। अब ये देखो, किसी के लिए भी वो है किसी के लिए भी वो है, क्या कहते हैं, टर्निंग मोमेंट डायग्राम है किसी भी जनरल के लिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम जनरल केस में, ठीक। देखो A1 A2 A3, ठीक है, ये तुम्हारा एरिया है, ठीक है। जैसे ये पॉजिटिव वाला A1 है, यहाँ A2 है, यहाँ A3 है, यहाँ A4 है, A5 है, A6। तो एक चीज़ हमने पढ़ा था कि टी मीन लाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव होगा, वो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एरिया इक्वल होगा सम ऑफ ऑल नेगेटिव एरिया टी मीन लाइन के नीचे। वही यहाँ पे यूज़ किया है, A1 A3 A5 A7 इक्वल टू A2 A4 A6, ठीक। अब अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए पे ई है, जो एनर्जी है पॉइंट ए पे ई है, ठीक। ये एरिया जो है यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है तुम्हारा एनर्जी, ठीक। तो ई बी पे क्या हो जाएगा, बी पे क्या हो जाएगा, ई बी प्लस ई A1, ठीक। उसी तरह हम सी पे अगर देखते हैं तो ई प्लस A1, उसके बाद A2 माइनस हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरह हम डी पे निकालेंगे, ई प्लस A1 माइनस A2 प्लस E3, ठीक है। ठीक उसी तरह ई पे निकालेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ई मैक्स और ई मिन, ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है। ई मैक्स और ई मिल जाएगी, ई मिन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये आया एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे ई मैक्स कितना आ रहा है, ई प्लस 30 और ई मीन आ रहा है ई माइनस 10, ठीक। तो डेल्टा ई मैक्स क्या होता है, डेल्टा ई मैक्स पहले भी बताया था, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। वो क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई मीन। तो यहाँ पे ई मैक्स कितना है, ई प्लस 30 माइनस ई प्लस 10, माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना आ गया 40। डेल्टा ई मैक्स कितना आ गया 40। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या आ गया 40। कभी कभी क्या करता है कि हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट स्केल जो टी थीटा हम यूज़ करते हैं उसमें इस तरीके से दे रहता है, ये कहता है कि 1 mm स्क्वायर इक्वल टू 0.6 जूल है, ठीक है, या ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है इस तरीके से, स्केल थीटा के फॉर्म में कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एरिया दिए रहता है, ठीक है, और ये कहता है कि एक्स एक्सिस पे 1 mm की वैल्यू इतनी है और वाई एक्सिस पे 1 mm की वैल्यू इतनी है, तो हमें mm स्क्वायर के लिए हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, हमें उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1 mm। तो हमें उसका एरिया निकालने के लिए, जैसे कभी कभी क्या करता है एरिया, जैसे यहाँ पे हमें एरिया तो किलो जूल में चाहिए, मान लो एरिया हमें 10 mm दे रखा हो, 10 mm स्क्वायर दे रखा है, और ये कहता है कि उस डायग्राम पे 10 mm स्क्वायर दे रखा है, और ये कहता है कि जो टी थीटा का जो डायग्राम है उसमें क्या है, टी पे अगर जाओगे तो 1 mm की वैल्यू 1 mm की 1 किलो जूल है और किलो न्यूटन मीटर है, और थीटा के वजह जाओगे 1 डिग्री पे तुम्हारा इतना रेडियन है, ठीक है। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो mm स्क्वायर का वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। तो स्केल वो बस सिर्फ स्केल है और कुछ नहीं है, और उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ई मैक्स ई मीन ये समझ में आ गया कि हम कैसे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी किसी भी
किसी भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी टर्निंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाईव्हील। तो जब हम पावर प्रेस की बात करते हैं उसमें हमें फ्लाईव्हील लगा होता है। ठीक है, किसी भी पावर प्रेस में फ्लाईव्हील हमें लगा होता है। ठीक है, आइए पावर प्रेस बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, जो पावर प्रेस हम यूज़ करते हैं बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन, जो शीट मेटल ऑपरेशन होता है वहाँ पे शीट को काटने के लिए जो पीछे पावर प्रेस लगा होता है। ठीक है, पावर प्रेस लगा होता है, हम वहाँ पे शीट मेटल ऑपरेशन हम वहाँ पे पावर प्रेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पावर प्रेस में होता क्या है, जो हम शीट मेटल ऑपरेशन करते हैं देखो उसमें दो तरीके से बनते हैं। उसके जो मोटर बनता है एक तो कैम एंड फॉलोवर का होता है। ठीक है, जो फॉलोवर पंच होता है, और दूसरा पिस्टन, क्रैंक और पिस्टन के फॉर्म में होता है। तो होता क्या है कि जब एक साइकिल पूरा पावर प्रेस एक साइकिल करता है, मतलब एक बार जाता है हिट करता है फिर वापस जो आता है वो पूरी एक साइकिल हो गई। जैसे ये नीचे गया और फिर ऊपर वापस आया, तो इसको एक साइकिल कहते हैं। और एक साइकिल में कितने स्ट्रोक करता है, 2 स्ट्रोक। एक साइकिल में क्या है, एक ये स्ट्रोक, और ये अब एक बार नीचे आता है और एक बार ऊपर जाता है, तो ये इसका 2 स्ट्रोक हो जाता है। ठीक, तो पंच का एक साइकिल में वन साइकिल में इसके 2 स्ट्रोक होते हैं। पंच के वन साइकिल में 2 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, पंच के वन साइकिल में 2 स्ट्रोक होते हैं। और टाइम टेकन इन वन साइकिल, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल टाइम। एक पूरे साइकिल को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है हम उसको साइकिल टाइम कहते हैं। और एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम, ठीक है, और एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम क्या है, जैसे पंच का जो पावर है, जो शीट मेटल ऑपरेशन में जो पंच यूज़ होता है उसका काम क्या होता है कि जो सीट नीचे की ओर रखा हुआ है, ठीक है, ये अगर सीट है उसको आके हिट करता है। ठीक है, वो आके इसको हिट करता है, तो जो इसको हिट करने का टाइम है उसी को हम कहते हैं एग्जैक्ट पंचिंग टाइम या एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम। मतलब वो टाइम जिसमें कि वो जो पंच है वो सीट मेटल को काट कर रहा है, सीयर कर रहा है, हम उसको कहते हैं एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम। बाकी टाइम तो वो सिर्फ मूव कर रहा है हवा में, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा। लेकिन जब यहाँ पे जब इसको हिट कर रहा है ऑपरेशन टाइम, तो वही कह रहा है कि जो एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। एग्जैक्ट ऑपरेशन टाइम जो होता है, अभी हम इसको एग्जांपल से देखेंगे तो समझेगा, वो बहुत ही कम होता है साइकिल टाइम से। अगर ये मान लो कि साइकिल टाइम में अगर 5 सेकंड लग रहा है तो हो सकता है एग्जैक्ट वो ऑपरेशन मतलब मशीनिंग करने के लिए सिर्फ हो सकता है 0.5 सेकंड ले रहा हो। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम अभी ये न्यूमेरिकल के थ्रू जब हम अभी देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कितना कैसे हो रहा है और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट क्या है, पंचिंग प्रेस किस लिए यूज़ होता है, सीट मेटल ऑपरेशन के लिए, सीट मेटल ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साइकिल टाइम क्या हो गया, साइकिल टाइम तुम्हारा एक बार जो पंच ऊपर से नीचे जाता है उसको साइकिल टाइम करते हैं, और एक साइकिल में 2 स्ट्रोक होता है। ठीक, एक साइकिल में 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गई। और पंचिंग प्रेस में 2 तरीके के मोटर होते हैं, कैम एंड फॉलोवर टाइप, जिसमें फॉलोवर तुम्हारा पंच की तरह एक्ट करता है, और दूसरा क्रैंक एंड पिस्टन टाइप। ठीक है, क्रैंक एंड पिस्टन, जिसमें पिस्टन जो है वो पंच की तरह एक्ट करता है, क्रैंक मूव करता है और पिस्टन तुम्हारा पंच की तरह एक्ट करता है। मैं इसके फिगर के थ्रू तुम्हें सबसे समझा दूंगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे फिगर के थ्रू इसको अच्छे से समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है कैसे वर्क नहीं करता है। ठीक है, फ्लाईव्हील इन पंचिंग, फ्लाईव्हील
flywheel in punching press, फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस। मैं ये अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम आगे पढ़ते हैं, डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं। हमें डिज़ाइनिंग पढ़ना है, मैं ये क्वेश्चन ये करा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये पढ़ लेते हैं कि डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लाईव्हील रिंग। जैसे ड्रिम तो मैंने बताया था, ये ठीक, ये हमारा रिम होता है फ्लाईव्हील में, ये हमारा रिम होता है। हम ये मान के चलते हैं कि जो मास हमें कंसीडर करना होता है, हमें सिर्फ इसका करना होता है मास टू बी कंसीडर, बाकी सारे मास को हम नेगलेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मास हमें किसका कंसीडर करना होता है, ये तो पता है सबको, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, तो अब देखो होता क्या है, ये हमारा रिम है, ठीक है, ये हमारा रिम है। तो इस रिम पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, डीएफ, ठीक, डीएफ फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिम क्या है, फ्लाईव्हील का रिम है, वो रोटेट करता रहता है, तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लगेगा, ठीक है, उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा लगेगा। बाकी डी आर ए डेंसिटी ये सारे के सारे आगे चले, ठीक है। तो अगर हमें इस छोटे, हम एक एलिमेंट, हमने यहाँ पे क्या किया, एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे इस एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसका एरिया देखें, वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, उस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू आर डेल्टा थीटा, एरिया और इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कुछ फ्लैट टाइप के होते हैं, ठीक है, फ्लैट टाइप के होते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें पता है, ठीक। और जब हमें वॉल्यूम निकालने की चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी हो जाएगी, आर डेल्टा थीटा, ठीक है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकल गया तो मास क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले हमें डीएम निकालना है ना, मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना, डेंसिटी हमें दिए रखा है रो, और ए आर डेल्टा थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ, ये डीएम हो जाएगा, ये हमारा डीएम हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो इस पर फोर्स लग रहा है एफ, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम आर, यहाँ डीएम हमने किया था एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, रो ए आर स्क्वायर, रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा, ये हमारा हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। या इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल गया। अब ये देखो, इस पे इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक टेंशन टी लग रहा है, ठीक, ठीक है। अब इस दोनों टेंशन को अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा ऊपर की ओर लग रहा है, अगर हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो 2t साइन थीटा, ठीक है, साइन डी थीटा बाई 2। अब हमें पता है कि साइन डी थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रो आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए इंटू डी थीटा, ठीक। अब यहाँ से देखो तो डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी थीटा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बच्चा क्या है,
टी बाई ए, जब ए को हम इधर लेके आएंगे, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको आर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर, वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक। फिर यहाँ से और टी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, रो, अरे स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, इसको हम हुप या सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, जो हम सो में पढ़ते हैं। सरकमफेरेंस के लॉन्ग लग रहा है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या होगा, सिग्मा बराबर रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हम वी क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी का अंडर रूट, ये हमारा वेलोसिटी आ जाता है, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी आ जाता है कि हमारा कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। हमें जब वेलोसिटी मिल गई तो हमें एक चीज़ बताया, जो स्ट्रेस है वो लेस देन और इक्वल टू सिग्मा बाई, ये क्या है, बियरिंग लिमिट, वो मटेरियल के अकॉर्डिंग से डिसाइड होता है। ये बियरिंग लिमिट से कम होनी चाहिए, स्ट्रेस जो है वो बियरिंग लिमिट से हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, जब बियरिंग लिमिट से कम होगी, सिंस बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ स्ट्रेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी की जो मैक्सिमम होगी, वी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा बी की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन डेंसिटी, ठीक। ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी, इसका जो है, इसका ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, यह इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होता है। और एक चीज़ हमें पता है, मास ऑफ, अगर रिम की बात करते हैं, मास ऑफ रिम क्या होगा, एम इक्वल टू एरिया, और एरिया डी इंटू ए, ये क्या होगा, मास क्या होगा, पाई डी एरिया इंटू रो, ठीक, मास ये होगा। तो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें मिल जाएगा एम अपॉन पाई डी इंटू रो, ये क्या है, ये है तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिम। अगर कभी क्वेश्चन में पूछे तो ये हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, बी बाई एरिया बी, ए बराबर क्या होगा, बी इंटू टी। अगर विथ, ये तुम्हारा विथ है, विथ ऑफ रिम, और ये तुम्हारा थिकनेस ऑफ रिम, ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रिम ए बराबर एम अपॉन पाई डी इंटू रो, ए बराबर एम अपॉन पाई डी इंटू रो। तो इस तरीके से हमारा फ्लाईव्हील का जो भी टॉपिक था ये ख़त्म हो जाता है। बस एक न्यूमेरिकल कराना है, फ्लाईव्हील जैसे कैसे पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील का एप्लीकेशन कैसे है उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लाईव्हील पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लाईव्हील पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फ्लाईव्हील उसके बाद हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आया कि रिम की जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, और फ्लाईव्हील का बेसिक एप्लीकेशन कहाँ पे है, और पंचिंग प्रेस जो कि शेयरिंग ऑपरेशन में यूज़ होता है, शीट मेटल शेयरिंग में यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। इसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया है कि फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस, एक टॉपिक जो रह गया है वो है फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस, ये हमारा रह गया है फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस। बस ये टॉपिक रह गया है, बाकी सारी चीज़ें हमारी पूरी हो गई हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अब वही एक फ्लाईव्हील इन पंचिंग प्रेस को हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।